चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए इस चैप्टर की रूट्स मॉडर्न हिस्ट्री में है और बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इतनी चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बोरिंग है ना। इसके अंदर क्या है, एक्ट्स के बारे में ज़्यादातर कि क्या क्या इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हुए, लेकिन मैं आपको इस हद तक समझा दूंगा कि आप यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन इससे टैकल कर सकते हो। देखिए क्या था, इंडिया के अंदर हम पढ़ेंगे कि रूल्स कौन कौन से रहे। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कैसे यूरोपियंस इंडिया के अंदर आए, कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ के राजाओं को बहला फुसला के ट्रेड करना शुरू करा और ट्रेड करते करते मतलब इतना उनको अपाहिज बना दिया कि एक समय बाद वो पूरा राज उन्होंने ही ले लिया एक तरीके से। देखिए क्या था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो कि ब्रिटिश की रानी थी उस समय की, है ना, उन्होंने क्या दिया, एक चार्टर दिया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंडिया के अंदर जो एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी बिजनेस करती थी। आप मॉडर्न हिस्ट्री में सब चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। उन्होंने क्या लिया, इस चार्टर के थ्रू, चार्टर एक मतलब पेपर, उसमें सारे परमिशन वगैरह होती हैं, एक लिया उन्होंने, एक डॉक्यूमेंट लिया, उसमें दीवानी राइट्स थे, है ना। दीवानी राइट्स मतलब जो हमारे रेवेन्यू और सिविल राइट्स होते हैं, यानी कि हमारी रेवेन्यू यानी हमारा राजस्व, जो कर हमारा टैक्स आता है ना, जैसे हमारे एसडीएम हो गए, हमारे डीएम हो गए, इनको कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर साहब, वो कलेक्ट क्या करते हैं, वो उस पैसे को कलेक्ट करते हैं जो टैक्स निकल के आता है, लैंड रेवेन्यू निकल के आता है, उस टैक्स को कलेक्ट करते हैं। उसी रेवेन्यू को क्या करते थे, ये कलेक्ट करने का इन्होंने क्या लिया था, चार्टर ले लिया था। और सिविल जस्टिस का, सिविल जस्टिस जो सिविल मैटर्स होते हैं हमारे, जैसे अगर मैं एक डीएम के पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो यहाँ पे हमारे जो सिविल जस्टिस क्या कर सकता है वो इस वाले रेवेन्यू के केस में, कि जैसे चकमंदी वाले केसेस होते हैं, एसडीएम को ले लीजिए, चकमंदी वाले केसेस हो गए, जैसे दो खेत जो होते हैं आपस में कई पैची लैंड्स होते हैं, उनको एक जगह कंसोलिडेट कर देते हैं, लैंड कंसोलिडेशन भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वहाँ पे क्या करता है, एसडीएम का कोर्ट होता है, तो वहाँ पे वो फैसला कर सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या था, पहले हम देखते हैं रूल्स कौन कौन से थे इंडिया के अंदर। देखिए 1773 से और 1858 तक कौन राज करता है इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, नाम से ही पता लग रहा होगा। और दूसरी तरफ जब इसका रूल खत्म होता है तब किसका रूल आता है, क्राउन रूल, 1858 से 1947 यानी हमारी आज़ादी तक। यहाँ पे आप देखिए डेट सेम है ना, जैसे इनका खत्म हुआ है ऐसे इनका आया। क्या था यहाँ पे, कंपनी का जब रूल चल रहा था ये लोग बहुत खुराफात करते थे, लोग बहुत परेशान हो गए थे इनसे, है ना। अब इनके परेशान करने की वजह से भाई तुम ज़्यादा खुराफात करोगे तो एक ना एक दिन तुमको जरूर हटाया जाएगा, कोई ना कोई तुमको जरूर मारेगा, है ना। जैसे 1857 रिवॉल्ट होता है, जो अपनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, मंगल पांडे और अपनी रानी लक्ष्मीबाई वाली, उसके बाद इनका रूल करा जाता है खत्म। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट कहती हैं भाई तुम बहुत खुराफातें कर रहे हो, जो ब्रिटिश क्राउन था वो कहता है भाई तुम बहुत खुराफातें कर रहे हो, अब हमको याद करना पड़ेगा। तब क्राउन रूल क्या करता है, सारी चीज़ें अपने हाथ में लेता है और कहता है भाई अब हम करेंगे राज, है ना, ऐसा था। तो पहले कंपनी ने क्या क्या रूल्स पास किए, क्या क्या एक्ट्स पास किए, वो हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप नोट्स बना लीजिएगा। और क्राउन रूल, उसके बाद क्राउन रूल ने क्या क्या एक्ट्स पास किए और उनके अंदर क्या क्या फीचर्स थे उनको हम पढ़ेंगे। जितनी रेलेवेंट चीज़ें हैं हम उतनी पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आप बना लीजिएगा नोट्स, है ना, और उनको रिवाइज करते रहिएगा। और इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, उसको टैकल करने की ट्रिक क्या है, अभी आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, और जब एग्ज़ाम वाला दिन आए ना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले या एग्ज़ाम वाले दिन ही सुबह अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे ना तो इससे ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आप इसको पूरी साल पढ़ते रहें, है ना। और वैसे थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें याद हो ही जाती हैं एट द एंड। देखिए शुरू करते हैं कंपनी रूल से। कंपनी रूल क्या था, 1773 से 1858 तक चला, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक। पहला इन्होंने जो एक्ट पास किया वो कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछ लिया जाता है। देखिए पहले क्या होते थे, जो एक स्टेट के जो मालिक होते थे, जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता था, वो कौन होता था, गवर्नर। तो कहाँ कहाँ गवर्नर थे, 3 जगह थे, BMB, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को
इस एक्ट ने क्या करा, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, यानी कि इनका प्रमोशन कर दिया, इनको हाईएस्ट अथॉरिटी बना दिया, है ना। इससे पहले क्या होता था, ये बीएमबी जो थे ये अलग अलग अपने में राजा थे, लेकिन अब बॉम्बे और मद्रास किसे रिपोर्ट करने वाले हैं, बंगाल को रिपोर्ट करेंगे अब, है ना। हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये पहले कौन थे, सबसे पहले जीजीबी कौन बने, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, है ना। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग। और इस एक्ट ने इस्टेब्लिशमेंट किया किसका, सुप्रीम कोर्ट का। कहाँ पे, कैलकाटा में। कहाँ पे, कैलकाटा के अंदर। जिसमें क्या था, 1774 के अंदर इस कैलकाटा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और उनके साथ 3 अलग जजेस थे। जैसे अब होते हैं ना एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में शायद 34 जजेस होते हैं, तब एक चीफ जस्टिस और साथ में 3 जज। जो अगली चीज़ थी, कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने थोड़ी सी लगाम बढ़ाई थी, यानी कि अपनी थोड़ी पोजीशन स्ट्रांग करी थी, कंट्रोल लाए थे किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। कौन लाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने क्या कहा था, कंपनी आप क्या करो, अपनी जो सिविल मैटर्स हैं, रेवेन्यू है और जो मिलिट्री अफेयर्स हैं आपको, उनके बारे में हमें रिपोर्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें किसके अंदर थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, है ना, नोट कर लीजिए। अब आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए नाम से पता लग रहा है कुछ पिटा पिटा सा है है ना। देखिए इसमें क्या था, ब्रिटिश ने अलाउ किया कंपनी को उसके अंदर डिस्टिंग्विश करने के कंपनी के फंक्शंस को। देखिए कंपनी कई सारे काम कर रही थी इंडिया के अंदर, है ना, कमर्शियल काम भी कर रही थी और पॉलिटिकल काम भी कर रही थी, दोनों काम कर रही थी, सब कुछ यही कर रहे थे। तो फिर पता ये सारे काम इन्हीं के हाथ में है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है, आप इन दोनों कामों को डिवाइड करिए, है ना। जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, आप दोनों चीज़ों को डिवाइड करिए, एक कमर्शियल आप डिपार्टमेंट बनाइए, एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बनाइए आप, ठीक है। जो कमर्शियल डिपार्टमेंट आपने बनाया उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स संभाल रहे थे उनका नाम क्या रखा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नाम से पता लग रहा है ना, कंट्रोल करने वाला, कोई चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। और डायरेक्टर्स, जैसे देखा है ना कमर्शियल चीज़ों के अंदर जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, किसी कंपनी के अंदर किसी कंपनी का डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर की पूरी मीटिंग होती है ना, डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, ऐसे ही। तो कमर्शियल अफेयर्स के लिए जो थी वो कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रहे थे, जैसे हमारे सिविल मैटर्स हो गए या फिर हमारे मिलिट्री अफेयर्स हो गए, जो कि हमने अभी पिछले रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था, वो कौन से थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दूसरी चीज़ इस एक्ट से क्या हुई थी कि ब्रिटिश के जो पोजेशंस थे उस समय, जो भी कंपनी ने इंडिया के अंदर टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया था, जैसे उन्होंने धीरे धीरे करके राजाओं से परमिशन ले लेके उन्होंने क्या था, कब्जा कर लिया था उनकी ज़मीनों पर, उनके राज्यों पे कब्जा कर लिया था। तो अभी तक तो वो कंपनी के टेरिटरीज कहला रही थी, है ना, कंपनी की टेरिटरीज कहने की कंपनी की है वो जगह। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, इस वाले पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटिश का पोजेशन कहलाने लगा, यानी कि जो जगह थी उनका नाम बदल के कंपनी की टेरिटरी से हटा के क्या बोला जाने लगा उनको, ब्रिटिश पोजेशंस। सपोज कीजिए अभी एक जगह है यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे एक जगह है, मान लीजिए दिल्ली, है ना, यहाँ पे दिल्ली एक जगह है ना। तो अभी इसको क्या बोला जा रहा था, इसको बोला जा रहा था अपना कंपनी की कोई टेरिटरी है, दिल्ली क्या है, कंपनी की एक टेरिटरी है। लेकिन हाँ, अब ये एक्ट आ गया 1784 के बाद, अब इसको क्या बोला जाएगा, ये एक ब्रिटिश का पोजीशन है। पोजीशन मतलब किसी चीज़ का जो कब्जा लेना होता है उसको पोजीशन बोलते हैं। तो अब क्या बोला जाने लगा इसको 1784 के बाद से कि हाँ ये एक ब्रिटिश पोजीशन है ना, सिंपल है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1883। देखिए इसमें क्या था, सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। देखिए क्या था, पहले सारे इंडिया के अंदर सारे टेरिटरीज अलग अलग हुआ करते थे ना, जहाँ पे ये लोग राज कर रहे थे, है ना, अलग अलग जगहों पे राज कर रहे थे, है ना, अलग अलग जगह अपना रूल चला रहे थे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है, ये अलग 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 है ना, ये अलग अलग सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबको इकट्ठा लेकर एक जगह पे जोड़ दिया जाए, जहाँ से इन सबको कंट्रोल करा जाए या जहाँ से इनके रूल्स ऑर्डर्स पास हों,
है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन, सेंटर में लाना, एक जगह केंद्रित करना, है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रलाइजेशन। तो जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें इस एक्ट के द्वारा क्या आया था, सेंट्रलाइजेशन आया था। देखिए गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था, हमने पिछले वाले एक्ट में देखा था, गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, वो अब क्या बन चुका है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एक प्रमोशन और मिल गया इसे, पहले ही सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब क्या बन गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल था, है ना। जो बीएमबी मैंने आपको बताया था ना, बीएमबी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास वालों को क्या कर दिया था, नीचे कर दिया था और इनको प्रमोशन देके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। अब बंगाल से इंडिया, है ना, पूरे इंडिया के राजा। अब पहले जीजीआई कौन थे, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इंपॉर्टेंट है ना। और बॉम्बे और मद्रास को क्या था, लेजिस्लेटिव पावर से इनको डिप्राइव कर दिया, यानी कि इनसे जो कानून बनाने की शक्तियाँ होती हैं वो तक छीन थी। पहले ध्यान करिए, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये तीनों क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, है ना। तीनों लोग क्या करते थे, अपने हिसाब से राज करते थे, तीनों में अपनी अपनी पावर थी। उसके बाद ही क्या करा गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ऊंचा बना दिया गया था, सबसे बड़ा, और उससे भी ज़्यादा ताकत दे दी गई किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। फिर ये कौन बने, बेंटिक। अब देखते हैं इस वाले पॉइंट में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पहले दोनों काम करा करती थी, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करा करती थी, मैंने आपको बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। अब इनके पास सिर्फ पावर किसकी रह गई थी, सिर्फ कमर्शियल पावर रह गई थी। ब्रिटिश ने क्या करा, इनसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को क्या करा, हटा दिया। इनके पास अब कौन सी पावर्स रह गई, सिर्फ कमर्शियल पावर्स रह गई थी। और इसी एक्ट के तहत CSE फॉर इंडियंस, यानी कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिनकी आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इसी एक्ट के थ्रू इंडियंस को परमिशन दी गई कि हाँ आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखिए इसमें क्या था, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके जो फंक्शंस थे, उन फंक्शंस को अलग अलग करा गया। एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन था और लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे, ये पहले दोनों एक साथ परफॉर्म करते थे इन दोनों फंक्शंस को। अब इस एक्ट के बाद इनको सेपरेट कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या चीज़ होती है, देखिए जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारी आज ब्यूरोक्रेसी है, वो क्या करती है, जैसे हमारे IAS IPS ऑफिसर्स हैं जो, ये क्या करते हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम करती है, तो वो कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं। और दूसरे जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे कानून बनाने का जो काम होता है, जो प्रक्रिया होती है कानून बनाने की, उसको लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस बोलते हैं। जैसे कुछ भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया या कुछ भी नया कानून बनाना है, तो वो लेजिस्लेटिव काम करते हैं। हमारे MP हैं, MLA हैं, वो करते हैं इस तरीके का काम। दूसरा क्या है, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल्सो नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए क्या था, गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, ICLC से इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन ICLC, यानी इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अब जो है इंडियंस भी आ सकते थे, इसके अंदर भी इनका भी रिप्रेजेंटेशन होता था, ये भी आ सकते थे इसके अंदर। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू 6 मेंबर लेजिस्लेटिव टू द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 आउट ऑफ 6 अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ BMB। मैंने आपको BMB बताया था, यानी कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। देखिए अब जो 6 मेंबर, टोटल 6 मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर 4 मेंबर कौन अपॉइंट करने वाला था, ये लोग अपॉइंट करने वाले थे। BMB जो ये प्रोविंसेस थे, इनके अंदर से अभी अपॉइंट होने वाले थे। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्राउन रूल की तरफ। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई। रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। देखिए कंपनी बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रामा मचा दिया था। उसके बाद रिवॉल्ट हुई, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मचा बहुत, है ना, कंपनी से खूब लोगों ने लड़ाई करी। तो लोगों को यहाँ के ये समझ में आ गया कि अब कंपनी हमारा हित नहीं चाहती, और वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी समझ रही थी कि हाँ ये लोग काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं वहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा, अब तुम हटो। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है, अब तुम हटो, अब हमारी बारी, अब हम अत्याचार करेंगे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये 1857 की रिवोल्ट के जस्ट बाद आया। इसको क्या बोला गया? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, नाम कितना प्यारा है, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की गुड गवर्नमेंट इंडिया की, समझ रहे हैं कितने गुड हैं ये लोग। उसके बाद क्या करते थे, जो इनकी आदत थी, नामों की अदला बदली, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए पहले गवर्नर फिर गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद इस एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो हाईएस्ट पोजीशन थी, उसको क्या बना दिया गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब इनको क्या बोलेंगे? वाइसरॉय। चीज़ें वही हैं सब, है ना, गधा एक ही है, बस नाम बदल रहे हैं उसके। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, मैंने आपको बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था तो उसमें कंपनी के इन फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया था। कंट्रोल कौन? जो पॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे नेता लोग जो पॉलिटिकल पावर थी, और डायरेक्टर्स, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था, जैसे कमर्शियल चीज़ों के अंदर हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्टर्स। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको एबॉलिश किया गया, यानी इसको ख़त्म किया गया। उसकी जगह क्या रखा गया नया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, SSI, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, है ना। इसमें क्या था? एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ एक 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई, मतलब इनको असिस्ट करने, इनको मदद करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया 15 लोगों की काउंसिल बनाई गई, जो कि इनको असिस्ट करेगी आगे काम करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इस एक्ट को मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ हमें जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे। जो मॉन्टेग थे हमारे, लॉर्ड मॉन्टेग, वो क्या थे? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे। और कैम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय थे। और जैसे कि नाम से पता लग रहा है, रिफॉर्म मतलब किसी चीज़ में सुधार। अगर हमें किसी चीज़ को में सुधार करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफॉर्म लाना, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ था? इस एक्ट के थ्रू, मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे क्या हुआ था? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन हुआ था। कहने का मतलब, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब कि आज के समय में सरकार कोई भी काम करती है तो उसकी जवाबदेही उसके ऊपर होती है, उसको जवाब देना होता है उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी या क्राउन रूल था तो वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ करते थे, उनको जो करना है वो करना है। लेकिन इस वाले एक्ट के बाद, यानी 1990 के बाद, ये सुधार हुआ कि जो भी काम अब होगा उसकी जवाबदेही तय है, ठीक। डिमार्केटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, देखिए क्या किया गया। जैसे हमारे संसद है, जैसे या हमारा विधानसभा है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है, ये लोग क्या करते हैं? कानून बनाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई कानून बनाना है तो पार्लियामेंट पूरा कानून बना देगा, नहीं कर सकता ऐसा। ये ताकत स्टेट के पास है, मतलब प्रोविंशियल मतलब स्टेट के पास। योगी जी के सरकार, जैसे मैं यूपी में रह सकता हूँ, तो योगी गवर्नमेंट पुलिस के लिए कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट अगर कानून बनाना चाहे पुलिस के ऊपर, बना सकती है वो, ऐसी बात नहीं बना सकती। लेकिन असली ताकत किसके पास है? इसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे। तो क्या होता है, यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया गया है कि आप इन चीज़ों पे कानून बना सकते हैं और आप उन चीज़ों पे कानून बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, इनको अलग अलग किया गया सब्जेक्ट का। पहले सेंट्रली सारे कानून बना दिए जाते थे, लेकिन अब कुछ ताकतें दी गई सेंटर को और कुछ दी गई प्रोविंशियल को। ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 7 शेड्यूल बोलते हैं इसको। हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं, 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक। उसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, जैसे पुलिस हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, कोई बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर कानून बनाए जाते हैं। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट आए, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, है ना। रिजर्व सब्जेक्ट वो होते हैं जिनके ऊपर कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई जवाबदेही नहीं होती। यहाँ पे इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब ये जवाब देना इनका कोई मजबूरी नहीं है, ये चाहे तो दे सकते हैं वरना नहीं। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसके ऊपर इन लोग को जवाबदेही करनी होती है। डायरकी का मतलब क्या है, पहली बार इस वाले रिफॉर्म से पहली बार डायरकी आई थी। डायरकी मतलब सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट,
है ना। और दूसरा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे हमारा पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही हमारे कि स्टेट लेवल पे जैसे हमारा यूपी की बात करें तो 2 सदन है, जैसे कि विधानसभा एंड विधान परिषद। तो ये 2 हाउस होते हैं ना, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, इसी को हम बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई कैमरलिज्म। ठीक, ये भी पहली बार इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या बोलते हैं इसको? लोअर हाउस अपर हाउस, क्या बोला जाता है इसको? बाई कैमरलिज्म। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए ये सेकंड माइलस्टोन था, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा 1919 वो फर्स्ट माइलस्टोन था, और ये सेकंड माइलस्टोन था टुवर्ड्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मैंने आपको बता दिया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है। ऑल इंडिया फेडरेशन, सेंट्रल एंड प्रिंसली स्टेट, क्या हुआ? एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जिसके अंदर सेंट्रल और प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। प्रिंसली स्टेट्स मतलब अभी भी वहाँ राजा राज कर रहे हैं ना, वो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो आप मॉडर्न के अंदर पढ़ेंगे। और पावर्स का क्या करा गया? सेपरेशन कर दिया गया। अभी जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स में से 7वें शेड्यूल को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे इस तरीके के आपको अलग अलग डिवीजन दिखाई देंगे, जिसमें फेडरल लिस्ट मतलब सेंट्रल लिस्ट, जिसके ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। प्रोविंशियल लिस्ट, जिसके अंदर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हमारा विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर या विधान परिषद इस पर कानून बना सकते हैं। तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, ये चीज़ नहीं ऐड हुई। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये होता है एक ऐसी लिस्ट, ऐसे इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमारा सेंट्रल भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। हमारे पार्लियामेंट भी कानून इस पे बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बनाएगा। ये होती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी दोनों लोग बना सकते हैं। और डायरकी को जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे, इसको एबॉलिश कर दिया गया स्टेट्स के अंदर, यानी प्रोविंसेस के अंदर से इसको क्या करा गया? एबॉलिश कर दिया गया। वहाँ पे क्या लाया गया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लगाया गया। उसके बाद डायरकी एट सेंटर, डायरकी को कहाँ पे लाया गया? सेंटर पे। रिजर्व और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो किस जगह पे लाया गया? सेंटर में ले आया गया उस चीज़ को। बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी कि बाइकैमरलिज्म मैंने आपको बताया था लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद और विधानसभा, इसको बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। तो ये किसके अंदर, कितने स्टेट्स के अंदर हो गई? 6 स्टेट्स के अंदर हो गई। 11 टोटल 11 स्टेट्स थे जिनके अंदर ये 6 स्टेट्स के अंदर बाइकैमरलिज्म देखने को मिला। कौन कौन से थे वो? बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम, बंगाल एंड यूपी। यूपी कौन सा? उस समय क्या बोलते थे यूपी को? यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। और इसी एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिशमेंट किसका होता है? आरबीआई का, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इस समय, उसका एस्टैब्लिशमेंट भी इसी एक्ट से हुआ था। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फेडरल कोर्ट बोला गया। फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1937 के अंदर। और सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, बर्मा आप जानते हैं म्यांमार, पहले बर्मा बोला जाता था म्यांमार को, उसका भी सेपरेशन हुआ था इंडिया से इसी के बाद। तो फिर यही था हमारा ये चैप्टर। इसके बाद 1947 वाला रह जाता है, उसमें इतना कुछ चीज़ खास नहीं है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर के अंदर थी वो सब आप सीख चुके हैं, और इतना ही इम्पॉर्टेंट है बकाया चीज़ें जो भी होंगी वो PYQ के थ्रू हम लोग तैयार करेंगे। और अब इस चैप्टर को आप सब ढंग से, आपने अगर इसके नोट्स बना लिए तो इसको एक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बोरिंग चैप्टर था। जो असली पॉलिटी है वो इसी के बाद शुरू होती है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, सारे लोग सारे सवाल करके आते हैं उसके अंदर से। देखिए इस चैप्टर को टैकल करने का तरीका यही है कि एग्ज़ाम जिस दिन भी है उससे एक दिन पहले या एग्ज़ाम वाले दिन भी अगर आप सुबह उसको पढ़ लोगे ना तो यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं, बजाय कि आप उसे पूरी साल रटते रहें। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं हम कई बार भूलते रहते हैं, कई सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं आपस में, और बकाया हम टेस्ट सीरीज़ और PYQ से जो हम प्रैक्टिस करते हैं उनसे ये चीज़ें वैसे हमें थोड़ी सी याद हो ही जाती हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।